हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छा चलते भी रहना चाहिए। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो थ्योरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, आप लोग कॉस्ट के बारे में जानते होंगे कि सर कोई भी गुड्स को बनाने के लिए जो लागत लगता है, लागत क्या लगता है? लागत, उसी को तो सर हम लोग कॉस्ट कहते हैं। तो सर क्या कॉस्ट इतना ही होता है? यानी कोई भी गुड्स को बनाने के लिए जो हम लोग खर्च करते हैं, जो पैसा मेरे पास से जाती है, क्या उसी को कॉस्ट कहते हैं? तो सर डेफिनेशन तो यही है, लागत इसी को बोलते हैं, कॉस्ट इसी को बोलते हैं। बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको जानने का जरूरत है। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ को हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉस्ट होता क्या है सर। तो देखिए, कहता है कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंस। कोई भी गुड्स को बनाने में जो आपका टोटल खर्च आ रहा है, क्या आ रहा है? टोटल खर्च आता है, उसी को कॉस्ट कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। आप अपने कॉस्ट को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे कहता है द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स स्टेट दैट ऑल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ एट देयर परचेज प्राइस। ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अकाउंट्स में कोई भी गुड्स को जो हम लोग लिखते हैं ना, वो उसके किस प्राइस पे लिखते हैं? परचेज प्राइस पे। यानी कितना में गुड्स खरीदे हैं उतना प्राइस पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। दिस इंक्लूड द कॉस्ट। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। कोई भी गुड्स को लाने में हम लोग को लगाने का खर्च आता है, लेकर आए हैं तो उसमें खर्च आता है, इंस्टॉलेशन का खर्च आता है, हर एक चीज का खर्च आता है ना। तो आपको सभी कॉस्ट को ऐड करना है और तब लिखना है। द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर कॉस्ट टू अर्न रेवेन्यू। अच्छा एक बात बताइए, एक प्रोड्यूसर कॉस्ट मतलब लागत क्यों लगाता है? कोई भी पैसा क्यों लगाता है? कमाने के लिए। कोई भी गुड्स क्यों बनाता है? ताकि उसको बेचे तो पैसा आए। द प्रोड्यूसर अलाउ द आउटफ्लो ऑफ द मनी फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। आपको पता है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो अगर गुड्स बनाएगा तो उसका मनी क्या होगा? आउटफ्लो जाएगा, यानी पैसा बाहर जाएगा। और जब पैसा बाहर जाएगा तो वो बहुत सारे सामान को खरीद के लाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा? गुड्स बनाएगा। और फिर उस गुड्स को क्या करेगा? वो बेचेगा ताकि उसको इनफ्लो ऑफ मनी हो सके। देखिए नेक्स्ट लाइन में इसी लिखा, आफ्टर द सेल ऑफ द कमोडिटी। एक बार कमोडिटी बन जाए तो उसके बाद उसको हम जब बेचेंगे, द बिजनेस गेन एंड इनफ्लो ऑफ मनी। यानी एक बार आउटफ्लो तो हुआ बट फिर इनफ्लो भी आपका होगा ही होगा। आगे सुनिएगा, इन अदर वर्ड डिफाइन द इकोनॉमिक्स, द कॉस्ट इज द सम। किसका सम है? द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एडेड विद द इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कॉस्ट जो है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट के बराबर होता है। सर ये पोर्शन तो समझ में आ गया, बट ये पोर्शन और ये पोर्शन समझ में नहीं आया। तो चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यही है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। आई होप कॉस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कॉस्ट होता क्यों है, क्यों हम लोग को पैसा लगाना पड़ता है। क्योंकि पैसा नहीं लगाएंगे तो गुड्स बनेगा नहीं, गुड्स बनेगा नहीं तो बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट इज डिफाइंड एज an explicit cost is a direct expense that is paid money to other or creditor during the production of goods। यानी गुड्स के प्रोडक्शन में, गुड्स को बनाने के लिए एक्चुअल में, क्या हम बोले? एक्चुअल में जो पैसा मेरे पास से जाता है, जो पैसा मेरे पास से क्या होता है? जाता है। ऐसे पैसा को, ऐसे लागत को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअली में पैसा जाएगा, क्या जाएगा? एक्चुअली में पैसा जाएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट।
आगे सुनिएगा, इट ऑल्सो रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर पे आपको उस पैसा को लगाना होगा। जैसे कोई भी कमोडिटी को बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसका रॉ मटेरियल खरीदना होगा, रॉ मटेरियल खरीदोगे तो डायरेक्ट पैसा जाएगा, लेबर यूज करोगे तो उसको वेजेस देना होगा, पैकिंग करोगे तो उसका पैसा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उसका पैसा लगेगा, हर एक चीज का पैसा लग रहा है ना, यानी एक्चुअल में पैसा आपका जा रहा है, इसलिए इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी लेबर हो गया, वेजेस हो गया, अगर तुम बिल्डिंग यूज करो उसका रेंट हो गया, उन सब में जो पैसा आपका जाता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। लीजिए आइए पढ़ते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। कहता है एन इम्प्लिसिट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले समझिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। कैन बी इजिली डिफाइंड एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द फैक्टर प्रोडक्शन सैक्रिफाइस्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर एन अल्टरनेटिव फैक्टर प्रोडक्शन। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए जिसके पास 2 बिल्डिंग है, कितना, 2 बिल्डिंग, जिसमें से वो एक बिल्डिंग में खुद रहता है और दूसरा बिल्डिंग अपने बिजनेस को दे दिया। किसको दे दिया, अपने बिजनेस को दे दिया। तो देखिए अगर ये दूसरा बिल्डिंग वो रेंट पे लगा देता तो उसको इस बिल्डिंग पे क्या मिलता, रेंट यानी पैसा मिलता। बट वो क्या किया, उस बिल्डिंग को रेंट पे ना लगा के अपने बिजनेस में लगा दिया। किस में लगा दिया, अपने बिजनेस पे। तो वो क्या किया, सेक्रीफाइस किया कि नहीं, क्या किया, सेक्रीफाइस। यानी वो जो 50,000 यहां से रेंट आ सकता था उसका 50,000 रेंट नहीं आ रहा है, और जो चीज नहीं आता वो चीज एक तरह से मेरे लिए क्या होता है, कॉस्ट होता है। समझो ना, हम 50,000 अपने गुड्स को बनाने में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर नहीं बनाता तो ये 50,000 मेरे पास आता ना, तो एक तरह से इसको भी हम लोग कॉस्ट समझ सकते हैं। जैसे अब हम बिजनेस में काम कर रहे हैं तो क्या हम खुद को सैलरी नहीं देंगे, नहीं देंगे, ठीक है ना। बोला जाता है तो देना तो है ही, लेकिन क्या सही में हम सैलरी लेते हैं क्या, नहीं। अगर मेरे जगह पे कोई और बंदा को हम लगाते तो उसको हमको सैलरी देना पड़ता, लेकिन हम खुद काम कर रहे हैं तो हम क्या अपने आप को सैलरी दे रहे, नहीं। तो ये सेक्रीफाइस किए हैं ना, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो कॉस्ट होता है वो दोनों तरह के कॉस्ट को इंक्लूड करता है, सबसे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी फॉरगोन इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। These costs are also defined as the opportunity cost। आप implicit cost को opportunity cost भी कह सकते हैं, used in the various factor of production। यानी opportunity cost समझिए क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स है जिसको बनाने में हमें लगेगा 50,000 रुपये, और कोई गुड्स है जिसको बनाने में हमको लग रहा है फिर से 50,000 रुपये। इस गुड्स को हम लोग बेच रहे हैं तो हमको मिल रहा है 60,000 रुपये, और इस गुड्स को हम लोग बेच रहे हैं तो हमको मिल रहा है 80,000 रुपये। तो हम कौन सा गुड्स बेचेंगे, सर ये वाला गुड्स बेचेंगे। लेकिन हम 80,000 कमाने के लिए 60,000 को छोड़ दिए कि नहीं, दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट में आपका एक्सप्लिसिट तो आता ही है, इम्प्लिसिट भी आता है। क्लियर, आई होप एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2 तरह के और कॉस्ट हैं, जिसका नाम है क्या चीज, सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए नाम में ही जाएगा, सेलिंग कॉस्ट यानी एक ऐसा खर्च, एक ऐसा लागत जो हम सेल करने में लगा रहे हैं। यानी अगर हमें कुछ गुड्स को बेचना है, मान लीजिए कि ये मेरे पास डिक्शनरी और इसको हमको बेचना है, तो इसको बेचने के लिए, इसके डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ खर्च करेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। किसी आदमी को रखेंगे जो जगह जगह पे जाके इस गुड्स को एज अ सैंपल देगा, तो वो जो आदमी को हम रखे उसको हम वेजेस देंगे, चाहे सैलरी देंगे। तो ये हम कॉस्ट क्यों लगा रहे हैं, ताकि मेरा सेल प्रमोट हो सके। यानी जो हम बेचते हैं उसमें भी हमको खर्च लगता है, दैट्स कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लीजिए इसी डिक्शनरी को बनाने में हमको कितना रुपया लग गया है, 50 रुपये से 100 रुपये लग गया। तो ये जो 50 से 100 रुपया लगा, यही तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो नाम में ही चलिएगा कि सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। कहता है आर एक्सपेंस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया डिक्शनरी को बनाने में जो खर्च आपको लग रहा है,
एंड ब्रिंग इट टू द मार्केट, और मार्केट तक पहुंचाने में जो आपको खर्च लग रहा है, जैसे मटेरियल्स, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ये सब का खर्च लगता है ना, उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। बट मैं सेलिंग कॉस्ट का बात करूं तो आर एक्सपेंडिचर मेड टू क्रिएट, शिफ्ट और इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। एक बार प्रोडक्शन कॉस्ट लगा के इसको मार्केट तक हम भेज दिए तो इसके डिमांड को भी तो बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। वो मेरे लिए क्या है? एक तरह का सेलिंग कॉस्ट। तो समझ में आ गया होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी गुड्स को बनाना, सेलिंग कॉस्ट यानी गुड्स के डिमांड को बढ़ाना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट में। बोलता है प्रोडक्शन कॉस्ट हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन डिमांड। प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण डिमांड पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं बन रहा है। अब देखिए, इसका हम 1 पीस बनाए चाहे 1000 पीस बनाए, वो खर्च मेरा है ना, इससे क्या डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ता किससे सर? सेलिंग कॉस्ट से। किससे बढ़ता है? सेलिंग कॉस्ट। वेयर एज सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस डिमांड। जितना ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, आपके गुड्स का डिमांड उतना ही ज्यादा क्या होने वाला? बढ़ने वाला। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन सेलिंग कॉस्ट से डिमांड पे इफेक्ट बिल्कुल आता है। तो आई होप प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट भी आपका क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले तो हम लोग देखे कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट, फिर हम लोग देखे कि कॉस्ट बराबर एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। फिर हमने डिफिनेशन देखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको बोलते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट किसको बोलते हैं। उसके बाद देन हम लोग 2 कॉस्ट और पढ़े, पहला प्रोडक्शन और दूसरा सेलिंग। चलिए, एक एक चीज को लिखते हुए भी चलना है, ताकि जब आप एग्जाम के समय पे पढ़ो तो आपके सामने नोट्स हो, दोबारा से वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं है। आगे अब हम लोग कुछ कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो वो अभी जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं वो एक अलग है, और अब जो आने वाला जो भी टॉपिक आ रहा है ये मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, इसी में से क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? सुनिए, नाम फिक्स्ड है, यानी मेरा प्रोडक्शन हो और चाहे ना हो, हम गुड्स बनाए चाहे नहीं बनाए, ये खर्च हमको देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे इस कोचिंग में पढ़ाते हैं और इस कोचिंग में मान लीजिए हम रेंट देते हैं। हो सके अभी मेरा साल स्टार्ट हुआ तो मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, 1 महीना कोई बच्चा नहीं है, 2 महीना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन क्या हम रेंट छोड़ सकते? नहीं, रेंट हमको देना ही होगा। और हो सके कि तीसरा महीना में मेरे पास 50 बच्चा आएगा, तो उसमें भी हमको रेंट देना होगा। तो देखिए, रेंट तो हमको दोनों केस में देना है। एक समय कि हम किसी को नहीं पढ़ा रहे हो तो भी हमको इसका रेंट लग रहा है, और दूसरा कि हम बहुत लोग को पढ़ा रहे हो तो भी हम लोग को रेंट लग रहा है। यानी प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस फिक्स्ड कॉस्ट को आपको देना ही देना है, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसे खर्च को ही हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। सुनिए, फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में पूछता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का नाम क्या क्या है, तो सप्लीमेंट्री कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट को कितना ही बदल लो, आउटपुट को चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर 100 रुपया लग रहा है तो 100 रुपया लगेगा ही लगेगा। 100 रुपया लग रहा है तो 100 रुपया लगेगा ही लगेगा। 1 मिनट। चलिए, तो आई होप फिक्स्ड कॉस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए, अगर दिक्कत आ रहा है तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज इन अ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म अ मशीन इज इंस्टॉल एज अ फिक्स्ड फैक्टर। एक मशीन को इंस्टॉल किया गया कहाँ पे? कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। कहाँ पे? कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, यानी वो कारपेट बना रहा है, वहां पे क्या लगाया गया है? मशीन। बोलता है एज्यूम दैट इट कैन मेक 6 कारपेट इन अ डे एंड द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द मशीन इज 100 पर डे। एज्यूम करो कि वो जो मशीन है वो एक दिन में 6 यानी 6 कारपेट बनाएगी, और एक दिन का उसका जो कॉस्ट है वो कितना है? 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज। आगे पढ़िएगा। ऑब्वियसली ₹100 पर डे इज अ फिक्स्ड कॉस्ट।
अब देखिए ये जो 100 रुपया है ये आपका फिक्स हो चुका है। आप एक कारपेट बनाओगे तो भी 100 रुपया लगाओ, आप 2 कारपेट बनाओगे तो भी 100 रुपया, आप 6 कारपेट बनाओ तो भी 100 रुपया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, आप एक कारपेट भी नहीं बनाओगे तो भी आपका 100 रुपया लगेगा, क्योंकि ये कॉस्ट आपको देना ही देना होता है। देखिए दैट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर इवन व्हेन नो कारपेट इज मेड, अगर तुम कोई कारपेट नहीं भी बनाते हो तो भी ये खर्च आपको देना होता है। बिटवीन 0 to 6 कारपेट इन अ डे द फिक्स्ड कॉस्ट इज वुड बी रिमेन 100। और 0 से 6 के बीच में आप कितना भी कारपेट बना लो आपको 100 रुपया तो देना ही देना होगा। फिक्स कॉस्ट में आता क्या क्या है सर, लाइक रेंट, अभी जस्ट मैंने बताया। वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, आपके यहाँ कोई परमानेंट एम्प्लॉय है जिसको आप वेजेस देते हो उसको भी दीजिए। लाइसेंस फी है उसको भी आपको देना होगा। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म। बट फिक्स कॉस्ट यहाँ तक नहीं है, फिक्स कॉस्ट की कुछ और बातें हम लोग को करना है। जैसे यहाँ देखिए ये है यूनिट ऑफ आउटपुट, क्या है यूनिट ऑफ आउटपुट, जो आप देख रहे हो। पहले 0 यूनिट, फिर हम 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 5 यूनिट, फिर 6 यूनिट। देखिए कोई भी गुड्स का अगर हम कुछ भी हिस्सा नहीं बनाते तो भी मेरा 10 रुपया लग रहा है। अगर उसका एक हिस्सा बना रहे तो भी 10 रुपया, 2 हिस्सा बना रहे तो भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10 और 6 यूनिट बना रहे हैं तो भी 10 रुपया लग रहा है। तो देखो ये कॉस्ट में कोई बदलाव आपको दिख रहा है, 10 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक 10 में है। तो ऐसा कॉस्ट जिसमें बिल्कुल भी बदलाव ना आए, प्रोडक्शन चाहे हो और चाहे ना हो, ऐसे कॉस्ट को ही हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ये रहा आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट बोलिए चाहे टोटल फिक्स्ड बोलिए, बातवा बराबर है। ये उसका ग्राफ है। तो देखिए अगर मैं बताऊं तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पैरेलल है। क्या है, पैरेलल लाइन है। मान लीजिए 10 पे फिक्स हो चुका है तो चाहे तुम 1 यूनिट बनाओ, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, ये पैरेलल चलेगा। क्या चलेगा, पैरेलल। किसके, एक्स एक्सिस के, किसके, एक्सिस के। तो याद रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट के केस में या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के केस में जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। एमसीक्यू में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, टेबल भी इंपॉर्टेंट है और डिफिनेशन तो मैंने बता दिया। यहां पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पूरी हो चुका है, खत्म। चलिए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट कॉस्ट देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो नाम में ही लिखा हुआ है वेरिएबल, यानी ये वैरी करते रहेगा। किसको देखते हुए, प्रोडक्शन को देखते हुए। चलिए ना समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि एक ऐसा गुड्स है जिसको बनाने में हमको 10 रुपया लगता है 1 यूनिट को, तो 2 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा, 20, 3 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा, 30, 4 यूनिट को बनाने में लगेगा 40 और 10 यूनिट को बनाने में लगेगा 100। 100 से फिर हम अगर 50 यूनिट बनाते हैं तो 50, फिर 50 से अगर 1 यूनिट बनाते हैं तो मेरा 10। तो देखिए प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा ये कॉस्ट भी उतना बढ़ेगा, प्रोडक्शन जितना घटेगा ये कॉस्ट भी उतना घटेगा। यानी प्रोडक्शन को देखते हुए ये कॉस्ट बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, बदलते रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। सुनिए, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर ये डिपेंड करता है। When production increase, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट का भी क्या, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। When प्रोडक्शन डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज। और अगर तुम प्रोडक्शन को घटा देते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी घट जाता है। एग्जाम्पल मैं लूं तो रॉ मटेरियल को खरीदने में जो पैसा लग रहा है, डायरेक्ट लेबर वेजेस, जितना भी तुम लेबर, मान लो 5 शर्ट बनाने के लिए 2 लेबर रख दो, 10 शर्ट बनाने के लिए 4 लेबर, फिर 5 शर्ट पे आ गए तो 2 लेबर, तो ये बढ़ते घटते रहता है। पैकिंग कॉस्ट, पावर यूज्ड इन प्रोडक्शन, ये सब आपका वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड होगा। किस पे, प्रोडक्शन पे। अगर तुम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो पावर पे भी ज़्यादा पैसा लगेगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो पावर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट हमारा खत्म होता है। बट इसके भी हम लोग टेबल और वो देख लेते हैं। जैसे मैं टेबल का बात करूँ तो यूनिट देखो फिर से मैं वही रखा हूँ, पहले 0 यूनिट, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो हम कुछ भी नहीं बना रहे तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, सिंपल बात है। अगर 1 यूनिट बना रहे हैं तो मेरा 10 रुपया लग रहा है, 2 यूनिट बना रहे तो 18 रुपया लग रहा है, 3 यूनिट बना रहे तो 24 रुपया लग रहा है, 4 रुपया बना रहे 28 लग रहा है, 5 बना रहे तो 32 लग रहा है, 6 बना रहे तो 38 लग रहा है। यानी जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज किए हैं, देखो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है, इंक्रीज। और इसका डिमांड
सॉरी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। अगर तुम इस फिगर को बैठाओगे, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और यहाँ पे आउटपुट है, तो देखो 1 यूनिट पे 10 रुपया, 20 यूनिट पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना, 5 पे इतना और 6 पे इतना लग रहा था। और रफली आप इसको मिलाओगे तो कुछ इस तरह से आपको वेरिएबल कॉस्ट के क्या दिखेंगे, ग्राफ दिखेंगे। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी खत्म हो जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमारा खत्म हो गया। और एक चीज़ और, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। मैं क्या बताया, जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। याद रखिएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी था। टोटल कॉस्ट आपसे पूछेगा तो लिख दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। आई होप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है बट एक चीज़ और है, पढ़ लो। चलिए एक लास्ट कॉस्ट को पढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा कॉस्ट का पहला टॉपिक पूरी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ ग्राफ की सीन है, कुछ रिलेशनशिप है, जैसे जितने सारे कॉस्ट पर है उसका रिलेशनशिप भी बताना है, तो वो सब हम ग्राफ की मदद से देखेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग लास्ट यूनिट को पढ़ते हैं जिसका नाम है एवरेज कॉस्ट। क्या नाम है, एवरेज कॉस्ट। देखिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, हर यूनिट को बनाने में, क्या बोल रहा है, हर यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल कॉस्ट हमको लग रहा है 6 यूनिट को बनाने में। देखिए 6 यूनिट को बनाने में टोटल जो कॉस्ट हमको लग रहा है वो 48 लग रहा है। कितना लग रहा है, 48। यानी हम बोल सकते हैं कि ₹48 लगा के हम 6 यूनिट बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, 6 यूनिट। तो आप बताइए कि 1 यूनिट को बनाने में कितना लगता है। तो सिंपल सा बात है, 48 दिया हुआ है, उसको तुम 6 से डिवाइड कर दो तो जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, करिए नॉर्मल सा डिवाइड। यहाँ पे आप लोग भी क्या कीजिए, 6 8 जा 48, कट के काम खत्म। यानी हमारा जो 8 रुपया लग रहा है वो 1 यूनिट को बनाने में लग रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। यानी 1 यूनिट को बनाने में 8 रुपया इस केस में लग रहा है, दैट्स कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो आई होप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग कॉस्ट से लेकर एवरेज कॉस्ट तक हर एक चीज को पढ़े, हर एक टेबल देखे, हर एक ग्राफ को देखे। और अगर इस वीडियो को में अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखे और मैं कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।